हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं फीसर्स इंटरटेम्पोरल चॉइस का मैथमेटिकल सेक्शन को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, पिछला वीडियो जो मेरा था वो था फीसर्स इंटरटेम्पोरल चॉइस का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिकली इसको बताने वाला हूं। ठीक है, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर फीसर्स इंटरटेम्पोरल चॉइस का थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, जा करके आप उसे पहले एक बार जरूर देखें, है ना। तो देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं इसे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि फीसर ने क्या कहा था। फीसर ने कहा था कि जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है, ठीक है, वो ओवरऑल इनकम पे डिपेंड करता है, लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि करंट इनकम पे, जैसा कि केन्स ने कहा था। केन्स का कहना था कि जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है वो करंट इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन केन्स का ये कॉन्सेप्ट को फीसर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फीसर ने कहा ऐसा क्यों भाई, अगर हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं है तो हम बोरो करके कंजम्पशन करेंगे, अगर पैसा ज्यादा है तो हम लेंड कर देंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि करंट कंजम्पशन करंट इनकम पे डिपेंड करे। ठीक है, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो चलिए मैथमेटिकली समझते हैं। कहता है जो हमारा करंट इन कंजम्पशन है C1, मान ली दो पीरियड है हमारे पास। पीरियड 1 जो है ना, ध्यान रखिएगा, पीरियड 1 है और एक है पीरियड 2। दो पीरियड को फीसर ने अज्यूम किया है ना। पीरियड 1 में जो कंजम्पशन है वो C1 है, पीरियड 1 में जो इनकम है वो हमारा Y1 है। सेम उसी प्रकार से पीरियड 2 में जो कंजम्पशन हो रहा है वो C2 है और जो इनकम है वो हमारा Y2 है। क्लियर। तो कहता है जो C1 होगा, मतलब पीरियड 1 का जो कंजम्पशन होगा वो किसके बराबर होगा, Y1 के बराबर होगा। Y1 मींस पीरियड 1 का इनकम प्लस, अगर इनकम कम पड़ रहा होगा तो बोरोइंग कर रहा होगा, और अगर पीरियड 1 में जितना इनकम है तो पैसा बच गया तो वो लेंड कर सकता है, तो उसके बराबर पीरियड 1 का कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो अब इसी में कहा गया, इस बेसिस पे हम लोग पीरियड 2 का कंजम्पशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स क्या होगा हमारा, C2 इक्वल्स हो जाएगा पीरियड 2 का इनकम, है ना। मतलब सेकेंड पीरियड का जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर होगा, पीरियड 2 का इनकम के बराबर, प्लस जो हम लोग सेविंग किए, ये क्या है हमारा, वो हमारा है सेविंग, है ना। इनकम माइनस कंजम्पशन, जो पीरियड 1 में हुआ था सेविंग, है ना, सेविंग इन पीरियड 1। क्लियर। प्लस ये क्या है हमारा, सेविंग पर कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा ना, तो ये हो गया इंटरेस्ट जो अर्न किया गया। क्या किया गया, इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, जो इंटरेस्ट का अर्निंग हुआ वो। क्लियर, ध्यान रहे। अगर ये निगेटिव आ गया तो मतलब सेविंग नहीं डिस सेविंग हुआ है, मतलब बोरो किया है। पॉजिटिव में रहा मतलब सेविंग किया, उससे अर्निंग कमाया होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये भी निगेटिव हो सकता है, मतलब अगर मतलब इंटरेस्ट अगर अर्न किए सेविंग पे तब तो पॉजिटिव, और अगर लैंड जो पैसा हम लोग बोरो किए थे उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव में आ जाएगा। इंटरेस्ट अर्न नहीं हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम लोग साइन से पता कर लेंगे कि बोरो किया गया है या फिर सेविंग किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगर हमारा y1 माइनस C1 अगर पॉजिटिव है, मतलब पीरियड 1 में हमने सेविंग किया था, मतलब उसको लेंड कर दिया था किसी को, है ना। और अगर निगेटिव आएगा इसका मतलब है कि हमारा इनकम कम था, कंजम्पशन ज्यादा था, तो हम लोग को बोरो करना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस का साइन मतलब, यहाँ पे प्लस का साइन मतलब क्या हो गया, लैंड किया गया पैसा, पैसा किसी को दिया गया, है ना, उस पे सेविंग हुआ था। और अगर माइनस यहाँ पे हुआ इसका मतलब पैसा बोरो किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं C2 इक्वल्स Y2 प्लस, दोनों में देखिए तो Y1 माइनस C1 कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन निकाल दिए अगर, तो क्या 1 प्लस आर लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ का 1 लिख दिए, यहाँ पे बचेगा आर,
तो वो 1 प्लस आर हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से C2 इक्वल्स Y2 प्लस, देखिए तो Y1, हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए क्या हो जाएगा, Y1 इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं, को इसके साथ गुना कर दिए, है ना, माइनस C1 इंटू 1 प्लस आर लिख दिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से इसको, C2 अगर इसको लेफ्ट साइड ले आए क्या बचेगा हमारा, वो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस C1 1 प्लस आर प्लस C2, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड क्या होगा, Y2 प्लस Y1 1 प्लस आर, ठीक है। अगर बोथ साइड हम लोग 1 प्लस आर डिवाइड कर दें, कितना 1 प्लस आर बोथ साइड डिवाइड कर दिए, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ C1 बचेगा, चूंकि डिवाइड में 1 प्लस आर किए तो 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, प्लस C2 बाय 1 प्लस आर हो जाएगा, इक्वल्स Y2 बाय 1 प्लस आर हो गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ Y1 बचेगा, चूंकि 1 प्लस आर डिवाइड किए तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, मतलब सिंपली बजट लाइन, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप, क्या निकालना है हमें, स्लोप ऑफ मतलब इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, मतलब हमें स्लोप निकालना है। तो जब हम लोग स्लोप की बात करेंगे, ठीक है, तो स्लोप हमारा कैसे निकलेगा, अगर स्लोप निकालने की बारी आई तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है ना, दो प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं, बजट लाइन हमारा ऐसे बनता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना, ये वीडियो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये बजट कांस्टेंट यही है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, है ना, इसको निकालने का तरीका क्या है, सीधा सीधी कि वाई में क्या चेंजेस हुआ ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है। अगर दो प्रोडक्ट एक्स और वाई रहा तो वैसे निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो वैसे ही यहां पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा C2 को किसके रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में, क्या करना होगा डिफरेंशिएट, मतलब चेंज इन कंजम्पशन इन सेकेंड पीरियड ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा होगा स्लोप ऑफ क्या, बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो देखिए C2 यहाँ पे ये है ना, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे C2 के जगह पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या था हमारा, क्या क्या है वहां पे, Y2 प्लस Y1 माइनस C1 इंटू 1 प्लस आर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, C1 के रिस्पेक्ट में करना है, क्या हो जाएगा भाई, तो C1 के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हुआ, Y2 जो हमारा है ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खत्म कहानी, वहां जीरो, प्लस Y1 के जगह पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, और C1 के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 बचेगा इंटू 1 प्लस आर हो गया, ठीक है, क्या बचेगा माइनस 1 प्लस आर, राइट। तो जो हमारा स्लोप है वो क्या होगा, ये हमारा आएगा -1 प्लस आर, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आप स्लोप लिखते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता ही है ना, तो माइनस लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिंपली 1 प्लस आर लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप कितना है हमारा, स्लोप है 1 प्लस आर के बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमारा बजट कंस्ट्रेंट ये हुआ, ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट हुआ पूरा हमारा ये, ठीक है, और स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट क्या हुआ 1 प्लस आर, ये दो चीजें याद रखिएगा, क्लियर है। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है यूटिलिटी हमारे दिया हुआ है, फर्स्ट पीरियड का इनकम है, सेकेंड पीरियड का इनकम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 0.1,
10% को 0.1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, बताए थे जहां बजट कंस्ट्रेंट को प्रेफरेंस टच करेगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व जहां टच करेगा बजट लाइन को, वहीं तो इंडिफरेंस कर्व, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व निकालना हो, है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं सिंपल, देखिए याद रखिएगा कि mu1 बाय mu2 हो जाएगा इक्वल्स स्लोप ऑफ बजट लाइन भी निकाले थे ना, क्या था 1 प्लस आर था। देखिए mu1 बाय mu2 कहां से आया, मैथमेटिकली याद रखिएगा, MRS को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS को बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और MRS का फॉर्मूला होता है, अगर दो प्रोडक्ट x1 x2 है तो mu1 बाय mu2 होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखा, उसको डेराइव नहीं कर सकता, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली डायरेक्टली ये याद रखना कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये होगा और बजट लाइन का स्लोप हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले mu1 निकालना है, तो mu1 कैसे निकालेंगे भाई, यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में। तो यूटिलिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास है C1 C2, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, C1 के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा C2 बचेगा, सिर्फ चूंकि C1 का C1 के रिस्पेक्ट में हुआ तो 1 हो जाएगा उसका, सिर्फ C2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से mu2 अगर निकालें, है ना, तो mu2 क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट करेंगे यूटिलिटी को किसके रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ C1 C2 किसके रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, क्या बच गया हमारा 1 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, अभी बताया कि जहां इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां दोनों का स्लोप बराबर होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो क्या होगा देखिए mu1 बाय mu2 इक्वल स्लोप ऑफ बजट लाइन, यही था ना। तो mu1 बाय mu2 कितना आया है, mu1 बाय mu2 हमारा कितना आया था, देखिए ये C2 है ये C1 है, क्या है C2 बाय C1, है ना, इक्वल्स 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 0.1 है, क्या ये मैंने बताया था ना, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है आर 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पे C2 बाय C1 इक्वल्स क्या होगा 1.1 हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ भी निकाल लीजिए आप, मान लीजिए C2 ही निकाल लेते हैं, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 1.1 C1 होगा, 1.1 C1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, बजट कंस्ट्रेंट क्या था, देखिए ये वाला था ना C1 प्लस C2, क्या था बजट कंस्ट्रेंट C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 बाय 1 प्लस R इक्वल्स क्या था Y2, क्या था हमारा Y2 बाय 1 प्लस R, Y2 बाय 1 प्लस R प्लस Y1, ये इस पर हमें क्या करना है, ये C2 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, जो बजट कंस्ट्रेंट था इस पे हमें पुट कर देना है, क्लियर। तो C1 जहां पे है वहां पे C1 ही रहेगा, ठीक है। C2 के जगह पे क्या लिखेंगे 1.1 C1 बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बताया था मैंने 0.1 है, ठीक है, इक्वल्स इनकम इन सेकेंड पीरियड क्या है हमारा 1250 और फर्स्ट पीरियड में 1000, तो 1250 बाय 1 प्लस 0.1 प्लस यहाँ पे 1000, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, क्या होगा C1 प्लस 1.1 C1 बाय 1.1 इक्वल्स 1250 बाय 1.1 प्लस 1000, है ना, इतना 1000 है ना, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हर एक स्टेप आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां से क्या होगा
1.1 1.1 कैंसल हो गया, क्या बचेगा C1 प्लस C1 इक्वल्स, अगर हम लोग 1250 को डिवाइड कर दें 1.1 से, किससे 1.1 से, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1136, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग अपना देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना, प्लस 1000 अप्रोक्स में है ये, ठीक है। क्या हो गया 2C1 इक्वल्स, दोनों को ऐड किया जाए कितना हो जाएगा 2136.37, ठीक है। तो अब अगर हम लोग C1 निकालें, क्या निकालें C1, क्या होगा देखिए तो 2136.37 डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, क्या करा हमने 2136.37 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो वो कितना आ जाएगा 1068.185, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब देखिए, अब अगर हमें C2 भी निकालना है तो C2 क्या हो जाएगा, C2 बराबर कितना था हमारा 1.1 C1 था ना, 1.1 C1, 1.1 C1 क्या होगा 1.1 इंटू C1 कितना है 1068.185, क्लियर। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 को इंटू कर दे रहे हैं 1068.185, तो कितना आ गया 1175.0035। तो अगर ध्यान से देखें तो कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड कितना है 1068.185, क्लियर। कंजम्पशन इन सेकेंड पीरियड कितना है, कंजम्पशन इन सेकेंड पीरियड कितना है हमारा 1175.0035, और पीरियड 1 का इनकम कितना था 1000 था, ठीक है। पीरियड 2 का इनकम कितना था 1250 था, क्लियर। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि पीरियड 1 में इसने बोरो किया था, कितना बोरो किया था 68.185 का बोरो किया था, कब पीरियड 1 में, ठीक है। क्योंकि देखिए इनकम 1000 था ही ना, कंजम्पशन कितना किया है 1068.185, क्लियर। तो इस कारण से पीरियड 2 में 1250 इनकम होने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन कितना कर पा रहा है 1175.0035, क्यों पता है कम क्यों हुआ, क्योंकि पहले बोरो किया था ना फर्स्ट पीरियड में इतना, तो वो चुकाया होगा ना विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना होगा देखिए तो कितना चुकाया होगा 68.185, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो इसका 10% कितना होगा 68.185 इंटू करें 10%, तो वो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 6.8185, कम करें कितना आएगा देखिए तो, मैं बस ये समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि कि कंक्लूजन निकाल सको क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। 185 क्या हो जाएगा 75.0035, ठीक है। ये हमारा पेमेंट चला गया इसमें पीरियड 1 के लिए, ठीक है। तो इतना 1250 में आप माइनस कर दो, इतना बचेगा आपका इतना ही, ठीक है। इसीलिए सेकंड पीरियड में इतना कंजम्पशन किया, क्लियर। तो क्या मैं समझा रहा था कि जो पीरियड 1 है उसमें आप सेविंग भी कर सकते हो या बोरो भी कर सकते हो, कंजम्पशन होगा, मतलब लाइफ टाइम आपके इनकम पे कंजम्पशन आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों पीरियड का कंजम्पशन निकाल सकते हैं किसमें इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन फंक्शन, है ना, जो दिया गया फिशर्स के द्वारा। तो ये था मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, किसी पॉइंट पे अगर समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट करें, मैं उसे जरूर आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।